अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स पढ़ रहे थे। आई नो बहुत ज़्यादा इसमें नाम है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, बट इसको हम इजी इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक तो इंटरफेरोन अल्फ़ा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा याद कर लें कि जो हमारा इंटरफेरोन अल्फ़ा है वो हमारा जीसस काइनेसिस को एक्टिव करके फिर स्टेट्स को फॉस्फोराइलेट करके एंटीवायरल प्रोटीन बना रहा है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारी हेपेटाइटिस बी वायरस की ड्रग्स थी वो हमारी हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर रही थी, और जितनी भी हेपेटाइटिस सी वायरस की ड्रग्स थी वो हमारी प्रोटीएस इनहिबिटर्स थी, जिसकी वजह से आगे जाके पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस नहीं हो रहे थे हेपेटाइटिस सी वायरस में, अल्टीमेटली हेपेटाइटिस सी वायरस ख़त्म हो रहा था। हेपेटाइटिस बी वायरस की ड्रग्स हमारी 100% क्यूरेबल नहीं होती, वो बस वायरस को सप्रेस कर देती हैं। बट हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने वाली जो भी ड्रग्स होती हैं वो वायरस को प्रॉपर इरेडिकेट कर देती है। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके अलावा यूजेस तो वही होंगे ना, हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करेंगे और हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करेंगे, सिंपल। अब हम टॉक्सिसिटी करते हैं। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि इंटरफेरोन अल्फा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी टॉक्सिसिटी, कॉन्ट्राइंडिकेशन सब आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बना दिया है फेट गेम, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो एफ से हमारे पास सारे फ्लू लाइक सिंड्रोम्स आते हैं। ए से एलोपीशिया, कुछ लोग उसको एलोपीकिया भी बोलते हैं, इसमें आपका गंजपन आ जाता है। टी से थायराइड डिस्फंक्शन है। जी से हमारा जीआई डिस्टर्बेंसेस है। ए से कुछ भी नहीं है। एम से माइएल्जिया, मेंटल कन्फ्यूजन। ई से ईयर यानी कान से रिलेटेड हियरिंग लॉस। तो ये सारे याद करने हो सकता है आपसे पेपर में टॉक्सिक इफेक्ट्स के पूछने। इसके अलावा अगर हम एडिफोविर की बात करें तो इसमें आपकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लैक्टिक एसिडोसिस, डीटॉसिस है, बट आई डोंट थिंक सो आपसे ये पूछेंगे। बाकी एंटीकावीर में हमारे पास हेडेक है, फटीक है और डिजीनेस है। लेमोविडीन इज़ नॉन टॉक्सिक, मतलब ये बहुत अच्छी ड्रग है। और रिबावेरिन हमारी डोज डिपेंडेंट हेमोलिटिक एनीमिया कराती है। रिबावेरिन की टॉक्सिसिटी याद रख लें। इसके अलावा अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स की बात करें तो इंटरफेरोन अल्फा और रिबावेरिन दोनों ही प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, तो ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है। अब बस यहाँ पे मैंने आगे क्लासिफिकेशन लिख दिया है आपके सामने। एक और दफ़ा एक टेबल की फॉर्म में हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी के ड्रग्स लिख दी हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इनको याद करने में। और मेन आपके इंटरफेरोन अल्फा ही है जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों को ट्रीट करेगी। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी आएगा और यहाँ पे हेपेटाइटिस सी आएगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। आपको सारे ड्रग्स के नाम याद करना ज़रूरी है, बट सारे ना करें, 3-3, 4-4 याद करना इनफ होंगे। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ, इंटरफेरोन अल्फा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये जीनस काइनेसिस को एक्टिवेट करके स्टेट्स को फॉस्फोराइलेट करता है और फिर एंटीवायरल प्रोटीन बनाएगा। हेपेटाइटिस बी की जितनी भी ड्रग्स हैं मोस्टली वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं, और हेपेटाइटिस सी वाली प्रोटीएस इनहिबिटर्स हैं जो आगे पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस नहीं होने दे रही है, रेप्लिकेशन नहीं हो रही, हेपेटाइटिस सी वायरस ख़त्म हो रहा है। टॉक्सिसिटी में भी आपको इंटरफेरोन अल्फा को ही मेन याद रखना है, उसका आपका निमोनिक था फेट गेम। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आपको इंटरफेरोन अल्फा और रिबावेरिन याद करनी है कि इन दोनों को प्रेगनेंसी में नहीं देना। और ये सारी हमारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आ गई। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ क्लियर